फाइनली सारे जो लीक्स थे ना वो बिल्कुल सच हो गए हैं और जो नया आईफोन SE है 2020 का स्पेशल एडिशन वो देखने को मिला है। और लगभग देखा है तो इस फोन के लगभग 4 साल वेट करना पड़ा, यानी कि पहला जो आईफोन SE जिसे उन्होंने स्पेशल एडिशन बोला था वो 2016 में लॉन्च हुआ था मार्च इवेंट के अंदर, और अभी भी मार्च इवेंट होने वाला था मार्च एंड में, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस जो कि आप लोग को मालूम है वो इवेंट कैंसिल हो गया और अभी मिड अप्रैल कंफर्म डेट थी कि आपको देखने को मिलेगा और डेफिनेटली आपको देखने को मिल गया। तो देखा जाए तो जो लीक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लीक्स हमें देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इवन एप्पल के केस में भी जो सारी चीज़ें सीक्रेटिव रहता है लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। खैर अगर हम बात करें लेटेस्ट एप्पल के आईफोन SE 2 या फिर आईफोन SE 2020 के बारे में तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके अंदर आईफोन 8 की बॉडी के अंदर आईफोन 11 का हार्डवेयर है विथ आईफोन XR या फिर आईफोन XR का जो होता है कैमरा वो। तो ये बात आप नोटिस करके रखिए क्योंकि अभी कंफ्यूजन चल रहा है आईफोन XR का कैमरा है आईफोन 11 का कैमरा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि आईफोन XR का जो हार्डवेयर होता है ना वो इंप्लीमेंट किया है, लेकिन जो इमेज प्रोसेसिंग है ना वो आईफोन 11 वाली देखने को मिलेगी। तो सीधी बात है कि इस फोन की जो प्रोसेसिंग होगी, इमेज की जो क्वालिटी वो अच्छी देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि एप्पल ने बहुत स्मार्टली इस फोन को निकाला है, यानी कि 4.7 इंच के स्क्रीन साइज के फोन को उन्होंने निकाला है, एक कॉम्पैक्ट फोन को निकाला है, क्योंकि कॉम्पैक्ट फोन के मार्केट में जीरो कॉम्पिटिशन है। पिछले कुछ सालों से आईफोन SE को लोग सिर्फ इसलिए खरीदना पसंद करते थे, ऑब्वियसली पहला रीजन तो कि वो एप्पल या iOS के साथ आता है, दूसरा तो उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, यानी कि मार्केट में ऐसे फोन की डिमांड है जो लोग देखना चाहते हैं 5 इंच की स्क्रीन से कम का। और कंपनीज है ना, सारी कंपनीज 5 या 5 इंच 5.5 इंच के ऊपर के फोन ही बना रही है। मतलब मैक्सिमम फोन्स मार्केट में 6 इंच के ऊपर के ही देखने को मिलते हैं, छोटे फोन्स देखने को मिलते ही नहीं है। और उस छोटी सी चीज़ को उन्होंने क्रैक किया है। वैसे देखा तो ऑब्वियसली इंडिया की प्राइसिंग जो है ना इस फोन की वो है 42,500 रुपीज़। यार मतलब मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, यूएस की प्राइसिंग $400 से इंडिया की काफ़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि डॉलर एक्सचेंज रेट भी फ्लक्चुएट कर रहा है, GST बढ़ गया, काफ़ी सारे फैक्टर बढ़ गए। ये इंडिया की अभी प्राइसिंग पता चल गया, लेकिन इंडिया में अभी मिलेगा नहीं, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा ना उसके बाद ही फोन मिलना चालू होगा। लेकिन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फोन हो जाता है। और ये इंडिया इवन डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना उनको ध्यान में रख के बनाया गया है ताकि वहाँ पे इस फोन की जो सेल्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए। पहली बात तो है कि आपको एक लेटेस्ट हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन काफी कम प्राइस में देखने को मिल रही है, मतलब एप्पल के अकॉर्डिंग, और आपको एक काफी अच्छा हार्डवेयर देखने को मिल रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो ओवरऑल बात की जाए तो इस फोन में आपको एप्पल का A13 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल आईफोन 11 के जैसी होने वाली है। कॉन्स बस यही है कि इसके अंदर आपको 4.7 इंच का 720p LCD स्क्रीन ही देखने को मिल रही है, टच आईडी देखने को मिल रहा है, कोई फेस आईडी नॉच देखने को नहीं मिल रहा, कोई बेजल स्टैंड जैसा। फ्रंट में भी 7 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, लेकिन एप्पल का जो 7 मेगापिक्सल का कैमरा होता है ना कंपेरेटिवली जो दूसरे कंपनीज होती है ना उनके फोन के सेल्फी कैमरा से काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। और अच्छी बात है कि A13 प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर के दम पे जो फोन है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा चलेगा, काफ़ी लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट लेगा। इवन किसी को गेमिंग वगैरह करनी हो छोटी स्क्रीन से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये जो फोन है ना लगभग सारे गेम चला लेगा, वो भी स्मूथली, क्योंकि एप्पल के आईफोन के लिए जो गेम्स होते हैं वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करी है और देख के काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी लंबे समय के बाद एप्पल ने अपने मतलब इस सीरीज में एक आईफोन को निकाला है। और ये देख के लगता है कि आने वाले काफ़ी लंबे समय तक ये रहने वाला है और साल 2 साल तक ये फ़ोन को कहीं जाने नहीं वाला, ये मार्केट में रहेगा, बनता रहेगा, बिकता रहेगा। हो सकता है अभी इसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन साल 1.5 साल के बाद इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। और तब भी मैं कहूँगा कि अगर किसी को अगर एक कॉम्पैक्ट फोन खरीदना है तो वो उस फोन को खरीद सकता है। ये एप्पल ने मतलब वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट स्ट्रेटेजी। और एप्पल की इस फोन के लॉन्च होने के बाद जो एप्पल की जो पूरी लाइनअप है ना, जैसे कि अगर हम बात करें आईफोन SE की, फिर हम बात करें आईफोन 11 की, फिर 11 प्रो और प्रो मैक्स की, पूरी लाइनअप कंप्लीट हो गई है। ये बात आप नोटिस करके रखिए। और जिन लोगों को कहना है कि आईफोन XR ले सकते हैं तो वेल ऑब्वियसली यार आईफोन XR भी एक अच्छा फ़ोन है, बस उसका प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन उसके अंदर आपको फेस आईडी और नॉच देखने को मिलता है, तो वो उसका एक बेनिफिट है। इसके अंदर प्रोसेसर थोड़ा सा एडवांस देखने को मिलता है और ये जो है ना फ़ोन थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज़ में आता है, यानी कि एक हाथ में पकड़ने में ज़्यादा आसान है। तो ये एक रीज़न है। तो देखा तो एप्पल ने बहुत सही खेला और बहुत ही स्मार्ट मूव किया। मतलब मेरे को एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। काफ़ी सारे लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ वगैरह किया, लेकिन क्रिटिसिज्म तो मिलेगा इसे, लेकिन ऑब्वियसली तब बिकना चालू होगा। अगर वहीं बात करें अगर एंड्रॉयड में अगर कोई ऐसी कंपनी करती ना, तो मैं कहता कि वो उसके हिसाब से कंप्लीट फेलियर हो जाता, क्योंकि जो एप्पल है ना वो हमेशा एक्सपीरियंस को ध्यान में रखता है और एक सिमिलर एक्सपीरियंस डिलीवर करने की कोशिश करती है। अब मान लो कोई दूसरी कंपनी हो 40,000 रुपये में फ़ोन बनाए, स्नैपड्रैगन 865 डाल दे, स्मॉल स्क्रीन डाल दे 4.7 इंच जैसी, और उसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग, ग्लास डिज़ाइन और एक बढ़िया कैमरा भी डाल कर देगी ना, वो नहीं चलेगा और उसको लोग खरीदेंगे भी नहीं, क्योंकि जो एंड्रॉयड है ना वो स्पेसिफिकेशन और जो नंबर्स के दम पे होता है ना वो ज़्यादा बिकता है।
आईफोन जो होता है ना वो एक्सपीरियंस के दम पे बिकता है, ये बात एक डिफरेंस हो जाती है। और इसीलिए पुराना आईफोन एसई को भी लोगों ने बोला था वो स्टूपिड एडिशन है या फिर कोई सा भी एडिशन बोलो, लेकिन वो उसके बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा बिका। इवन ये भी काफ़ी ज़्यादा बिकेगा, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट उन्होंने निकाला। और इस टाइप के जो प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट थी, जो डिमांड थी, वो मार्केट में थी, जिसे एंड्रॉयड पूरा नहीं कर पा रहा था। और मेरे को लगता नहीं है कि एंड्रॉयड अभी भी इस चीज़ को कम्पीट कर सकता है, क्योंकि एंड्रॉयड अगर इस टाइप का फ़ोन अगर 40,000 रुपये में निकालेगा तो उसे उतना लोग खरीदना पसंद करेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अब ब्रांड वैल्यू, एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे एंड्रॉयड होता है ना वो लैग करता है। तो ये बात है। और इसके साथ ये भी हो गया है कि आईफोन 8 के डिज़ाइन में तो आई है, लेकिन आईफोन 8 जो पहले से मिल रहा था ना उसका प्रोडक्शन बंद हो चुका, वो मार्केट में नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आईफोन 8 प्लस भी अब मार्केट से आउट हो जाएगा। और इसका एक हिंट ये मिलता है कि हो सकता है आपको आने वाले समय में आईफोन SE प्लस भी देखने को मिल जाए। वैली इस साल देखने को मिलेगी, अगले साल देखने को मिलेगा, ये भी क्लिक आ रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आईफोन 8 के डिज़ाइन में उन्होंने मतलब कि आईफोन 11 के हार्डवेयर को डाल के आईफोन SE बना दिया, तो आईफोन 8 प्लस के अंदर भी सिमिलर चीज़ें चेंज करके वो एक अच्छा आईफोन नहीं बना सकते। यानी कि आईफोन SE प्लस जो कि से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन वो भी अगर बनता है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। वेल उसके अंदर देखा तो उतनी ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस तो रहनी जाएगी, लेकिन उसके अंदर आपको टच ID और जो बेजल वाले डिज़ाइन होता है ना वो देखने को मिलेगा। यानी कि काफ़ी सारे लोग ऐसे जो कि नॉच और कंप्लीट स्क्रीन को पसंद नहीं करते, तो ऐसी छोटी कैटेगरीज के लिए ये फ़ोन फ्यूचर में निकाला जा सकता है। इस बारे में भी एक हिंट आ रहा था, तो ये बात हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं नोकिया के बारे में। तो नोकिया का 9.3 प्योरव्यू एक ऑब्वियसली एक स्मार्टफोन है जिसको लॉन्च करने वाले, इतना पता है कि 5 कैमरे आएंगे, क्योंकि पिछली बार जो नोकिया 9 प्योरव्यू था उसमें भी 5 कैमरे थे, लेकिन इस बार जो मेन कैमरा होगा वो होगा 108 मेगापिक्सल का। ये कंफर्म हो गया है। यहाँ तक कि ये भी कंफर्म है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। लेकिन नोकिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि पिछली बार प्योरव्यू के अंदर 5 कैमरा थे, इमेजेस की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि नोकिया के फ़ोन्स के अंदर सॉफ्टवेयर अच्छा रहता है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइम पे आती है, लेकिन फ़ोन उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। और फ़ोन के अंदर जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है या फिर मैं कहूँ जो वैल्यू फॉर मनी चीज़ होती है ना, वो मिसिंग रहती है नोकिया के फ़ोन से। फिलहाल के लिए नोकिया के फ़ोन्स में एक छोटी सी कमी ये लग रही है, अगर वो थोड़े अपना को चेंज करे, थोड़े अच्छे फ़ोन बनाए, उनको प्राइसिंग अगर उसकी सही रखें और ऑब्वियसली कैमरा जो छोटी छोटी जो कमियाँ रह गई ना उन्हें दूर करें, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल सकते हैं। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। और एक और प्रॉब्लम ये भी लगती है नोकिया के साथ कि वो टाइम पे इंडिया में अपने फ़ोन्स लाते नहीं है। मतलब बाहर लॉन्च कर देंगे किसी कीमत पे, इंडिया में कब आएगा फिर किस कीमत पे आएगा, थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ़ोन्स में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार जो मिसमैनेजमेंट हो जाता है ना, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है नोकिया के साथ। तो नोकिया का 9.3 प्योरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन लग रहा है। ऐसे इससे पहले नोकिया 9 प्योरव्यू जो निकाला था ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोन लगा था। ऐसी नोकिया 8 सिरोको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोन लगा था, लेकिन जब रियलिटी में आते हैं ना तो एक्साइटमेंट निकल जाती है और उतना ज़्यादा मज़ा दे नहीं पाते। यानी कि नाम बड़े दर्शन छोटे, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है नोकिया के साथ पिछले कुछ सालों से। मतलब जब से नोकिया का कमबैक हुआ है तब से यही चीज़ हम देखते हुए जा रहे हैं, और नोकिया ना अच्छे तरीके से बाउंस बैक कर नहीं पा रही है। थोड़ा बहुत नोकिया को संभलने की ज़रूरत है। मतलब अगर ऑब्वियसली अगर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 108 मेगापिक्सल के साथ अगर वो फ़ोन निकाल रहे हैं, अगर इसकी प्राइसिंग सही कर दे तो हो सकता है नेल कर दे मार्केट को, क्योंकि हमेशा जब भी कोई फ़ोन निकालती नोकिया तो प्राइसिंग और इन सब चीज़ों में कबाड़ा कर देते हैं। खैर ये बात है। और इसके बाद फाइनली अगर आपको OnePlus 8 और 8 Pro को अनबॉक्स करते हुए देखना है और खुद चाहते हो किस तरीके से अनबॉक्स हो, तो इंस्टाग्राम पे एक स्पेशल फिल्टर है, उसका यूज़ करके आप कर सकते हो और देख सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। वेल ये चीज़ ट्राई करी मैंने और देखा है तो उतनी ज़्यादा मतलब मज़ेदार और एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यार एंड्रॉइड के अंदर जो AR का सिस्टम है ना वो हिला हुआ है, वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, इफेक्ट्स अच्छे से नहीं आते। और उन्होंने कंसेप्ट तो अच्छा लगाया था कि लोग वर्चुअली या फिर कहूँ वर्चुअली मतलब ऑर्गुमेंटेड वर्ल्ड के अंदर एक यूज़ कर ले, एक अनबॉक्स कर ले अपने OnePlus 8 या 8 Pro फ़ोन को। और ऑब्वियसली अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। कंसेप्ट काफ़ी अच्छा था, इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं लगा। वैसे देखा जाए तो वो मज़ा नहीं आता। मतलब मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि रियल बॉक्स जैसा ही देखने को मिले, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा एनिमेटेड डिज़ाइन वगैरह देखने को मिलता और फिनिश वगैरह देखने को नहीं मिलती। तो ये बात होगी, मतलब कुछ ऐसा रहता कि जैसे कि एप्पल ने किया था मैक प्रो के साथ, और एप्पल के आईफोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फिल्टर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि सामने की तरफ रियल प्रोडक्ट आ गया।
इसमें लग रहा था कि एनिमेटेड और कार्टूनी प्रोडक्ट्स आ गया सामने, वो फिनिश और लुक एंड फील में जो बात होती है ना वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये बात हो गई। वैसे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो ऑब्वियसली यार इंस्टाग्राम पे ट्राई कर सकते हो, एक फिल्टर लगा हुआ है। और बाय द वे अगर इंस्टाग्राम पे को विजिट करो तो मेरे को फॉलो करना मत भूलना उधर। और इसके बाद बारी आती है क्वालकॉम की, यानी कि क्वालकॉम अब एक ऐसे डिस्प्ले के ऊपर काम कर रही है जो फोल्ड हो सके, फोल्डेबल डिस्प्ले हो, और उसके अंदर आपको 3D सोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिले, यानी कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की टेक्नोलॉजी डिस्प्ले के अंदर डाल दी जाए, वो भी फोल्डेबल डिस्प्ले यानी कि फ्लेक्सिबल स्क्रीन के अंदर। करंटली हमने सुना कि गैलेक्सी फोल्ड 2 के अंदर भी ये सिस्टम आने वाला, और ये जो टेक्नोलॉजी आपको शायद सबसे पहले उसके अंदर देखने को मिल जाए, यानी कि अंडर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी फोल्डेबल फोन्स के अंदर। तो हो सकता है गैलेक्सी फोल्ड 2 इसे लिया। और वैसे अगर हम गैलेक्सी फोल्ड 2 के बारे में बात कर ही रहे हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रूमर ये कह रहा है कि गैलेक्सी फोल्ड 2 का डिज़ाइन वैसा ही होगा जैसे गैलेक्सी फोल्ड 1 था, लेकिन उससे ज़्यादा बेजल लेस होगा और उसी में इंप्रूव किए जाएंगे। लेकिन जो मेन कंसेप्ट है ना वैसा ही होगा, यानी कि नॉर्मल फ़ोन होगा, उसको आप ऐसे यूज़ करो, फिर अनफोल्ड करके आप उसे एक टैबलेट की तरीके से यूज़ कर लें, और वहीं कहीं पर आपको शायद अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाए जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करेगा। तो ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। तो देखते हैं आखिर इसके प्रोडक्ट कब देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ ही सैमसंग ने जो 5G की स्पीड्स होती है ना वो ब्रेक कर दिया, उसका एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वो रिकॉर्ड है 4.3 Gbps की पीक डेटा स्पीड उन्होंने कैप्चर करी, और टोटल ऑफ 8.5 Gbps साइमल्टेनियसली, यानी कि डाउनलोड अपलोड मिला के 8.5 Gbps स्पीड को अचीव किया सैमसंग ने सिंगल मोडेम का यूज़ करके, जो कि 5G मिलीमीटर वेव का यूज़ कर रहा था। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, लेकिन ये लोग mm वेव का यूज़ कर रहे हैं, मिलीमीटर वेव का। अब मिलीमीटर वेव की रेंज होती है काफ़ी कम। अगर आप टावर से चिपक के अगर स्पीड टेस्ट करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी रेंज देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी स्पीड्स देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर टावर के और आपके बीच में अगर पेड़ आ गया, दीवार आ गई, अरे बारिश हो गई, कोहरा आ गया, धुआं आ गया, एक इंसान भी आके खड़ा हो गया ना, उससे इसकी स्पीड डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सबसे बड़ा नुकसान है मिलीमीटर वेव का, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वहीं बात करें 5G की मिलीमीटर वेव की ना, तो इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है, और ना ही कोई जो इवन जो बर्ड्स होती, पक्षी होते हैं ना, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। अभी लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ, आप स्काई को देखो कितना ज़्यादा साफ दिखाई देता है, और आपको पहले से ज़्यादा बर्ड्स ऑफ जो पक्षी चिड़िया होती हैं वो ज़्यादा दिखाई देंगी। शाम के समय या सुबह उठ के जल्दी छत पे जाकर देखो, खुले आसमान को देखो, आपको बर्ड्स वगैरह आसानी से दिखाई देंगी। अब इसका मेन रीज़न ये है कि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कम हुआ है, स्पेशली एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें। वहीं बात करें मोबाइल टावर की, तो उसका यूज़ है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। नए टावर नहीं लग रहे, लेकिन पहले टावर पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, और लोग जो है ना वो मोबाइल नेटवर्क का पहले से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मतलब वो जो चीज़ है ना वो कहीं गई नहीं है। लेकिन एक जो चीज़ है जो कम हुई है ना वो है एयर पॉल्यूशन, जिससे जो डायरेक्टली जो बर्ड्स होती है ना उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि रियलिटी में जो बर्ड्स का होना और दूसरी जो चीज़ें ना उसका किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। काफ़ी बड़ा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है लोगों के बीच में कि 5G से ये चीज़ें हो सकती है। रियलिटी में इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं। अगर इस टाइप की चीज़ें अगर रियलिटी में होती भी तो दुनिया की कोई भी कंट्री 5G को इम्प्लीमेंट नहीं करती, और 5G की रेस में कोई भी कंट्री ज़बरदस्ती नहीं दौड़ती। मतलब चाइना भी नहीं होता इस रेस में, US भी नहीं होता रेस में, और इंडिया तो अभी इस रेस में है ही नहीं, लेकिन आने वाले समय में आएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर की चीज़ है वो। और इसी के साथ ही काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो DJI है ना वो अपना एक नया प्रोडक्ट जो कि हो सकता है DJI Mavic AIr 2, जो कि उनका एक ड्रोन है, वो 27 अप्रैल को अनाउंस कर सकते हैं। वैसे ड्रोन लॉज अभी इंडिया में थोड़े ऐसे ही हैं, और मतलब मैंने वीडियो बना के बताया था कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन फिर भी जो ड्रोन लॉज है ना वो इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं है इंडिया में, और ना ही जो ड्रोन है वो इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, मतलब बिकते भी नहीं इतने ढंग से तरीके से। हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले समय में चीज़ें थोड़ी इंप्रूव हों, और DJI अगर फ्यूचर में अगर अपना स्टोर अगर इंडिया में खोलते और ऑफिशियली अगर अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचती है और उसकी सर्विसिंग वगैरह प्रोवाइड करती है ना, वो बड़ी बात है। अभी ऑफिशियल तरीके से हमें ढंग से उसके प्रोडक्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। करेंटली वो रीसेलर्स के थ्रू जाते हैं, और कई बार जो लोग होते हैं ना वो इलीगली इंपोर्ट भी करते हैं, इसलिए ड्रोन्स के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। बस मेरे को एक जो ड्रोन पसंद आया था ना वो था DJI Mavic Mini, क्योंकि उसका जो वेट था ना वो था 250 ग्राम से कम, और उसे आप कहीं भी बिना किसी लाइसेंस के कहीं भी उड़ा सकते हो, तो वो एक चीज़ पसंद आई थी। लेकिन वैसे भी अगर आप आज के समय में ड्रोन उड़ा रहे होगे तो दिख ही जाएगा, मतलब आसमान में उड़ाते ही, तो वही बात है। वैसे आप लोगों को लगेगा मतलब आप लोग को ड्रोन कैसा लगता है, तो प्लीज़ ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। और चलिए बात करते हैं आप लोगों को कुछ एक्साइटिंग कमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे पहला कमेंट पूछा आदर्श भाई ने, पूछा कि iPhone SE ले सकता हूँ क्या, मेरे पास कोई लैपटॉप या PC नहीं है। एक्चुअली देखो iPhone SE आपको मतलब अगर आपको एप्पल ही चाहिए, iOS ही चाहिए,
तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। और तीसरी चीज़, आपको कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए। अगर आपको छोटा फ़ोन चाहिए, iOS चाहिए, तो डेफिनेटली वही एक चॉइस है, वही आप ले सकते हो। और अगर आपका कोई डेडिकेटेड काम है, अगर आप सोच रहे हो कि मोबाइल फ़ोन से मैं कंप्यूटर वाला काम कर लूँगा, तो मैं सजेस्ट करूँगा फिर आप कंप्यूटर, पीसी या लैपटॉप ही लो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन होता है, पीसी लैपटॉप वो ही होता है जो आप कंप्यूटर पे जो काम कर सकते हो ना, वो मोबाइल फ़ोन पे एक तरह से किया जा सकता है, लेकिन मतलब प्रैक्टिकली, मतलब थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, मतलब उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है कि विल एप्पल A14 प्रोसेसर सपोर्ट नाविक। वेल, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है करे A14, हो सकता है ना करे, लेकिन एप्पल है वो कभी ना कभी डालेगी, कंसिडर करेगी, लेकिन A14 के अंदर अभी गारंटी नहीं है। जब तक सितंबर में आईफोन का इवेंट नहीं हो जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद वन प्लस इंडिया पोस्ट ऑन ट्विटर, वी डोंट स्पीक डॉलर और इंडिया प्राइस कमिंग सून। मैं आपकी बात समझ गया, उन्होंने ये बोला था कि जो डॉलर की प्राइसिंग है ना, वो इंडिया की प्राइसिंग के बराबर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहीं नहीं बोला कि डॉलर की प्राइसिंग से कम होगी इंडिया की प्राइसिंग। करेंटली देखा जाए तो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो पिछले कुछ सालों से जो प्राइसिंग डॉलर में होती थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा प्राइसिंग आपको इंडिया में देखने को मिली है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्या हो सकता है, थोड़ी सी कम देखने को मिल जाए, लेकिन आपको ज़्यादा कम भी देखने को नहीं मिलने वाली है। मतलब मेरा गैस कहता है कि 40,000 मिनिमम प्राइस हो सकती है OnePlus 8 की। 40,000 से कम में वो फ़ोन आ ही नहीं सकता, मतलब बेच ही नहीं सकती OnePlus 40,000 से कम में। और उसकी प्राइसिंग अगर हम बात करें OnePlus 8 Pro की, तो 60,000 प्राइस हो सकती है, उससे कम में भी फ़ोन नहीं बिक सकता। और 60,000 के प्राइस रेंज में भी OnePlus 8 Pro एक महंगा फ़ोन है, ये आप मान के रखिए, ये बात हो जाती है। तो जब इसकी ऑफिशियल इंडिया की प्राइसिंग आ जाएगी ना, तब हम इसके बारे में और बात करेंगे डिटेल में कि एग्जैक्टली OnePlus सोच क्या रही है और ऐसी प्राइसिंग करके क्या रखा। लेकिन आप मान के रखिए कि OnePlus 8 सीरीज सस्ती नहीं होने वाली है। आपको 30-35,000 या 38,000 में भी OnePlus 8 देखने को नहीं मिलेगा, आपको सब महंगे ही देखने को मिलने वाले हैं। और इसका फाइनली है कि विल यू बाय OnePlus 8 Pro, बहुत महंगा फ़ोन है, अभी तो खरीदने का कोई प्लान नहीं है। तो खैर, ये थे आपके कुछ कमेंट्स। वैसे अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।